की बढ़ती हीन ईर्ष्या भावे धरूं रहे भाविना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इन्हीं चार पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। नीरज जी, आप खुद अंधेरे में रहकर दूसरों के जीवन में उजियारा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। बढ़िया। ठीक है मैम। अच्छी बात है। चलिए, हमने जो पिछली बार सीखा उसका कितना उपयोग किया? पंद्रह दिन हो गए हैं। आप लोग बीच बीच में कोई कोई कभी कभी कुछ डालते हैं ग्रुप में, लेकिन मुझे रेगुलर तौर पे आप लोगों के मतलब फीडबैक नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों ने उसका उपयोग कैसे किया। मुझे उम्मीद है आपने किया जरूर होगा। फोटो नहीं जी खींच सकते तो एटलीस्ट एक मैसेज डाल सकते हैं कि हमने आज ये पढ़ा है, इस तरह से किया। हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी पिछली बार अंग्रेजी में। कौन बताएगा मुझे कैसे उपयोग किया? हेलो मैम। जी हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी सावित्री मैम। कुमारी। मुझे आप म्यूट है। हेलो। हाँ जी। जी मैम, मैं सरिता राज बोल रही हूँ। जी सरिता जी। पिछला वेबिनार में मैं ऐसे में मैं नहीं जुड़ी थी, मेरी तबीयत खराब थी, तो इसलिए मैं आपका वीडियो आप भेजे थे, बोला देखे देखे थोड़ा सा, तो उसमें समझ में आया कि जैसे फोनिक साउंड में और भोल अक्षर में जो बच्चों के लिए होता है वो सब हम मतलब बच्चों को बताते हैं। बढ़िया। तो बच्चा अच्छी। और बच्चा लोग जैसे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जी जी मैम, ये सब जी, तो उपयोग धन्यवाद हम किए अपना क्लास में। जी सरिता जी, बहुत बढ़िया। अभी बाकी का वीडियो भी कंप्लीट करिएगा ताकि आप जी आगे, मैम। क्योंकि मैंने लिंक में लिया है शुरुआत से, एबीसीडी से वोवेल कॉन्सोनेंट से शुरू करके मैं आपको टेंस तक ले जाना चाहती हूँ कि कहीं भी कोई गैप ना रहे, आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कोई बताएगा? बबीता जी। जी मैम। जी मैम। जी बबीता जी, क्या उपयोग किया आपने? वही मैम जो सरिता बताए वो पूरा उपयोग किया, बच्चों को गाना जैसा बताएं कि ऐसा ए से या बी से ब, इस तरह फॉनिक सारा साउंड। बताएं। बढ़िया, हाँ। आ गया बच्चों को? जी मैम। जी, अभी फोनिक के बाद फोनिक से स्पेलिंग कैसे बनते हैं ये भी सिखाइएगा। जब स्पेलिंग आप कोई भी लिखवाते हैं तो फोनिक बोल के बताइएगा, जैसे म एट मैट, है ना, प जी। ए न पेन। तो इस तरह से जी बताइएगा तो मैम, वो इस उसको तरह कनेक्ट कर बताए हैं, पाएंगे। इसी जी, तरह बताए हैं मैम। उसके बहुत बाद फिर बढ़िया। वॉयल्स और कॉन्सोनेंट ये सब बताए हैं। जी बच्चा बहुत जल्दी समझ ले। वो लोग मैम हमको मालूम नहीं था, अब बता दिए, 5 गो वॉयल्स गाना जैसा गा के बता दिए, सारा बच्चा एकदम बोलने लगे एकदम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहता है? जी मैम। हेलो मैम। हाँ जी। जी वीणा जी। जी मैम, हम भी बताए थे बच्चों को, लेकिन हम फोटो शेयर नहीं कर पाए थे आपके पास, लेकिन बता दिए थे कि फोनिक साउंड साउंड और बच्चों को उसके बारे में बता दिए थे, जैसे कि ए से ए होता है और उससे क्या एप्पल होता है, उनके पूरा मीनिंग भी बता दिए थे बच्चा सबको। जी और बच्चा सबको समझ में आया था और समझ भी रहा है अभी, और कोई बच्चा अभी ठीक से सीखा नहीं, समझा नहीं है,
तो उनको बार बार दोहराने के लिए उनसे कह रहे हैं बच्चा सबको। जी बिल्कुल। कोई कोई बच्चा बहुत आसानी से पकड़ भी लेता है और तुरंत सीख भी रहा है, जी लेकिन कोई बच्चा है कि स्लोली स्लोली सीख रहा है। जी ठीक है मैम। जी जी थैंक यू। वीणा जी, धन्यवाद। आप सब लोग एक ये रखिएगा, ये जो फोनिक्स है उसको बच्चों को हर रोज बुलवाने की प्रैक्टिस दीजिए, क्योंकि ये चीज एक बार करके भूल जाएंगे बच्चे तो दोबारा मुश्किल है। जब रोज उसको महीने 2 महीने तक हर रोज जब रिपीट करते हैं, रोज बोलते हैं, तो उनको आ जाती है। तो जब भी वो स्पेलिंग पढ़ रहे होंगे तब वो फोनिक याद आएंगे और उनको पढ़ना इजी हो जाएगा। ठीक है। नीरज जी प्लीज पीपीटी शेयर करेंगे। अभी आज मैंने लास्ट टाइम वाले पीपीटी सारी वहां पे रखी है, तो एक एक जैसे होगी आप लोग बताएंगे कि ये क्या था। उसके बाद हम प्रोनाउन पे रुके थे, प्रोनाउन से मैं शुरू करूंगी। ठीक है। कैमरा लगा दे बेटा। नीरज जी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे चलिए। जी इसका नेक्स्ट। जी ये क्या है नीरा कुमारी? हेलो आपको मैम, जो स्क्रीन पे वॉइस है दिखाई मैम। दे रहा है वो क्या है? वॉवेल है मैम, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। सुशीला जी बोल रही है। जी जी मैम। जी वोवेल एंड वोवेल एंड कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। है और बीच में एक वाई है, जी जिसका उपयोग वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह होता है, इसलिए उसको बीच में लिखा है, वो दोनों में आता है। जी ठीक है। जी जी। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। जी ये क्या है? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ्स एंड फोनिक्स मैम। जी फोनोग्राफ मतलब कैसे लिखा जाता है और फोनिक्स कैसे बोला जाता है ना। जी हमारी हिंदी के अंदर लेखनी और बोलनी दोनों एक जैसी है, लेकिन अंग्रेजी में लिखना अलग होता है, बोलना अलग होता है ना। जी उसका जी उच्चारण अलग होता है और लिखा अलग जाता है। जो लिखा जाता है उसको बोला मतलब मैम। अलग बोला जाता है, जैसे डी, लेकिन उच्चारण ड होता है। तो ये फर्क है, इसलिए इसमें फोनोग्राफ और फोनिक अलग होता है। हमारे हिंदी में ऐसा नहीं होता है। जी नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। रखने कुछ कुछ रखने रख दो। अ, ये क्या है? फोनिक साउंड। फोनिक साउंड। ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, बच्चों को ये बुलवाने हैं। जी ठीक मैम। है। जी ना मुझे पढ़ो ये। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ना लिखना ना लिखना। जी ये मैंने आपको एक कुछ एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है क्यों दिया था? जैसे मैम बच्चों जी को मतलब बताना चाहिए, जल्दी जल्दी वो सीख जाए, तो इसलिए आप ये उदाहरण आप समझाए। जी बाकी लोग बच्चों को म्यूट हो जाएं। हो गया बाकी ऐसे लोग का लेफ्ट आवाज ही आ रहा याद है। रहता है, उससे ज्यादा नहीं। नीरज जी, नीता कुमारी, सब अनम्यूट हो जाइए। सावित्री जयनगर, सुशीला मुर्मू जी ये मैंने बताया था कि हर एक लेटर से बहुत सारे
शब्द शुरू होते हैं तो बच्चों को एक शब्द ना बताकर अलग अलग शब्द बताए जा सकते हैं। और उसके लिए एक ये टीएलएम का एग्जाम्पल दिया था कि इस तरह से हम एक ही उससे अलग अलग बच्चों को एक अक्षर से शुरू होने वाले अलग अलग शब्द सिखा सकते हैं। उसका ये एक टीएलएम का एग्जाम्पल था। जी नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी बताइए ये क्या है। मीना देवी बेड़ी, अब बताइए ये क्या है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे वर्ड है जो मैम जो जो लिखाता है तो वो पढ़ाता है दूसरे शब्द में, वही है मैम। जैसे इसमें सीवी जैसे सीवीसी इसका मतलब क्या जैसे था। हाँ, क्या मैम? सीवीसी वर्ड्स ये क्या थे। सीबीसी बोर्ड है, जैसे मैम लिखाता है ना कि जैसे ए, मैम हमको अच्छा से ये वाला समझ में नहीं आया मैम। कोई बात नहीं, किसी और को बताना आएगा। जी कोई मैम। और बता सकता है सीवीसी वर्ड। मैम सी से कॉन्सोनेंट, बी से वॉवेल, सी से कॉन्सोनेंट। जैसे मैन, एम है कॉन्सोनेंट, ए है वॉवेल और एन है कॉन्सोनेंट। बहुत बढ़िया सावित्री जी। मीना जी समझ में आया। सीवीसी, सी मतलब कॉन्सोनेंट, वी मतलब वॉवेल। हम जैसे स्वर और व्यंजनों का उपयोग करते हैं, व्यंजन के साथ स्वर में मात्रा लगाते हैं, अंग्रेजी में मात्रा नहीं लगती है, लेकिन उसके बाद में वॉवेल आता है और शब्द बनता है। इसलिए उसको सीवी सीवीसी, सीवीसीई, सीवीवीसी, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। नीरज जी एक एक करके आगे बढ़िए। वॉवेल्स, वॉवेल्स के दो तरीके होते हैं, जैसे हम छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, तो ये हमारे शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये सीवीसी वर्ड्स हैं, लिस्ट ऑफ सीवीसीसी वर्ड्स है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत लंबी लिस्ट दी थी। आप इनको बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। ये भी उसी में आगे थे, सीवीवीसी वर्ड, सीबीसीई वर्ड्स। ये सीबीसीई वर्ड के बारे में मुझे कौन बताएगा, ये क्या है। सीबीसीई, इसके लिए मैंने कुछ बताया था। जय जिनेन्द्र मैम। जी जय जिनेन्द्र। मैं मंजू कुमारी। जी मंजू कौन जी। कॉन्सोनेंट, वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। और फिर ई, सी बी एस सी, कॉन्सोनेंट सीबीसीई। और ई हाँ जी, सीबीसीई, जो आपको और दाहिनी तो और दिख रहे हैं। सी बी सी। हाँ जी। कॉन्सोनेंट, वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। जैसे इसमें था और उसके बाद मैजिक, ई। मैजिक वर्ड जैसे था उसमें जी इस करके बताने वाला। हाँ, ई जो है वो मैजिक लेटर है। क्यों है, क्योंकि जब पीछे ई लगता है तो उसके आगे जो वॉवेल आता है वो उसको ताकत देता है और वो अपना ही साउंड बोलता है। जैसे जी RID रीड, लेकिन RID राइड, तो हम उसको आई प्रोनाउंस करते हैं, है ना। SID सिड, लेकिन SID साइड, तो आई प्रोनाउंस होता है। WAKE वेक, है ना। WAK वॉक वेक होगा, लेकिन जी। WAV वेव, तो ए का पूरा उच्चारण हो रहा है। इसको मैजिक ई कहा जाता है, और ये CBCE वर्ड्स हैं, ये स्पेशल होते हैं। ठीक है, जैसे CAP कैप, लेकिन CAP केप, CAN कैन, CANE केन, DAT डेट, DAT डेट। ठीक है, FIV फाइव, आई का उच्चारण पूरा आता है। ठीक है, इसलिए ये मैजिक ई वर्ड कहे जाते हैं। जी नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन बताएगा ये ब्लाइंड्स क्या है। मैम
जी। दो अलग अलग अक्षर को जोड़ा जाता है। जी। जैसे दो चम्मच। व्यंजन जिनके दो अलग अलग आवाजें हैं, जी उनको मैम। साथ में जोड़कर। जी बिल्कुल। उनको जब साथ में बोला जाता है और जो स्पेलिंग लिखा जाता है उसको ब्लेंड कहा जाता है। ब्लेंड दो तरीके के होते हैं, एक बार शुरुआत में भी आती है और एंड में भी आ सकता है, शब्द के शुरुआत में या शब्द के आखिर में। जी नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। डायग्राफ क्या था, कौन बताएगा? सबको बोलना है। किसी को जी याद नहीं है? मैम, इसका हाँ जी बोलिए। डायग्राफ एग्जाम्पल्स, इसका उच्चारण एक ही होता है। जी और बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने जैसे बताया सी था कि हमारे हिंदी में टोटल 36 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 21 हैं व्यंजन। लेकिन बहुत सारे अलग अलग उसको एक साथ मिला के और एक ही आवाज निकलती है, उसको डायग्राफ बोलते हैं। जी मैम। बिल्कुल, CH च, CK क, NG अंग। तो ये डायग्राफ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। डिफ्थोंग, ये कौन बताएगा डिफ्थोंग क्या थे? ये है मैम डिफ्टन, दो स्वर एक साथ इकट्ठा होके मतलब जी व्यंजन बनता है। जी जी बिल्कुल। इसी को डिफ्टॉन बोलते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ पे स्वर 13 होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमारे से 5 वोवेल है। तो अलग अलग वोवेल्स को मिलाकर जब बड़े नए बनते हैं वोवेल्स, नए वोवेल्स, नई आवाज, नए साउंड बनते हैं, उसको डिफ्थोंग कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। जी, ये क्या था? ये था मैम स्लाइड, जैसे कुछ जैसे है एच को छुपाना था, आई को छुपाना था। जैसे बोलेंगे तो उसका उच्चारण के मतलब पहले नहीं आता है। जी, ये स्लाइड में साइलेंट लेटर्स हैं जिनको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, स्पेलिंग मिलते हैं, जिसमें कुछ लेटर्स होते हैं जिनका उच्चारण नहीं होता है, उनको साइलेंट लेटर कहा जाता है। और ऐसे शब्द हमने डिस्कस किए थे। वेरी गुड। मंजू जी बहुत बढ़िया। मुझे आप बाकी सबसे भी सुनना है, सिर्फ एक से नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। जी, अभी ये कौन बताएगा, ये क्या था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ जी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है सावित्री जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तरह के होते हैं मैम। हाँ जी, क्या होता है, पहले कंसेप्ट बताइए इसका। हम्म, मैम हम बोले। हाँ जी। मैम इसमें नाउन जैसे हो गया, हाँ जी। नाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जी प्रीपोजिशन, एडजेक्शन क्या, एडजेक्शन। एडजेक्शन है। जी, ये सारे हम जब वाक्य बोलते हैं, वाक्य के अंदर जिन जिन अक्षर शब्दों का उपयोग किया जाता है उनकी एक पहचान है। तो ये सारी पहचान, इनको पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब हम जो बोलते हैं उसके अंदर जो हिस्से आते हैं, ये कहलाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। जी नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नीरज जी, पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने किया था नाउन। नाउन सबको पता है, कौन बताएगा नाउन क्या है? नाउन संज्ञा है मैम। क्या है मैम? जी, संज्ञा किसी का भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, जगह या प्राणी। ठीक है जी। जी। वर्ब क्या है? क्या मैम? वर्ब। वर्ब क्रिया है।
जी, वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन वर्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कोई भी एक्शन होती हुई जिससे पता चलती है ना। और इसके जी अलावा मैंने एक और हेल्पिंग वर्ब बताई थी। हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था, किसी को याद है? हेल्पिंग वर्ब जैसे मैम वर्ब प्लस आईएनजी का उपयोग होता है। वो आईएनजी वर्ब के साथ लगता है। उसके अलावा मैंने एक हेल्पिंग वर्ब और कंसेप्ट बताया था आपको, किसी को याद है? चलिए मैं बता देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था जो टेंस की पहचान बताते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, विल, शेल, जिससे हमको काल टेंस की पता चलता है कि कौन सा टेंस है, उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो वो भी वर्ब की श्रेणी में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब भी उसको कहा जाता है। जी नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या थे? सर्वनाम मैम। सॉरी, सर्वनाम। सर्वनाम जी में बिल्कुल, जी बिल्कुल, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब नाम की जगह पर उपयोग में आने वाले। दूसरे जी व्यक्ति। हमने यहाँ तक किया था। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी मैं आपको आज टेंसेस भी डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके लिए पहले मैं आपको प्रोनाउन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। 3 पर्सन मतलब कैसे? फर्स्ट पर्सन मतलब प्रेजेंट। हर जो इंसान खुद बोलता है वो अपने आप को मैं बोलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को मैं बोलूंगी। जब आप बात करेंगे तो आप अपने आप को मैं। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, बोलने वाला व्यक्ति जब एक है तो आई, और एक से ज्यादा है तो वी, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। सेकेंड पर्सन जो भी सुन रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। यदि आपके एक की बात करूं तो आप सिंगुलर हुए, लेकिन आप सबकी बात करूं तो आप प्लूरल, तो भी उसको अंग्रेजी में यू ही कहा जाता है। ठीक है। अभी सेकेंड पर्सन हमारे हिंदी के अंदर हम तू, एक यदि छोटा है या बराबरी का है तो हम तू बोलते हैं, बड़ा हो तो हम तुम या आप बोलते हैं, और एक से ज्यादा हो तो तुम या आप बताते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में सबके लिए यू होता है। तो सेकंड पर्सन जो सुन रहा है। ठीक है। अभी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब वो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है। जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन हुआ। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग थिंग है जो जीवित वस्तु नहीं है, निर्जीव है या प्राणी है, उसके लिए इट यूज होगा। और उसके अलावा किसी भी वन नेम लिखा है मतलब किसी का नाम, हम किसी रिश्ते से बुला सकते हैं, किसी नाम से बुला सकते हैं उसको। ठीक है। कोई पर्सन, हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम हिटलर की बात कर रहे हैं, हम मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, तो किसी का नाम, हम मम्मी की बात कर रहे हैं, हम किसी दोस्त की बात कर रहे हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, तो वो वन पर्सन। तो ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे, ही, शी, इट और किसी का नाम। और प्लूरल में आएंगे दे, जब एक से ज्यादा कोई भी होता है तो उनको दे, दे मतलब वे। ठीक है, हिंदी में वे जिसको बोलते हैं। या मैनी वर्ड। मैनी वर्ड मतलब जिसमें एक से ज्यादा लोगों का जिक्र एक साथ होता है, जैसे चिल्ड्रन, स्टूडेंट, पीपल, ये सारे प्लूरल वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग, बर्ड्स, काइट्स, है ना। हमको पता चलता है कि एक से ज्यादा लोग हैं। ये मैं इसलिए आपको ध्यान से बता रही हूँ। इस मतलब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाइए। यदि आपको 12 टेंस सीखने हैं और बच्चों को सिखाने हैं, तो जब तक ये प्रोनाउन क्लियर नहीं होंगे तो ये टेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि टेंसेस के रूल प्रोनाउन के बेस पे लगते हैं। ये जो प्रोनाउन हमने जो 6 लिए हैं, इस 6 के बेस पे सारे नियम होते हैं कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है। तो ये इसको बच्चों के दिमाग में भी बिठा लेना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है, तो उसके साथ क्या रूल, तो हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। इसके बाद आता है एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव कोई मुझे बताएगा क्या होते हैं? विशेषण मैम। बिल्कुल, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो नाउन, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण हमको बताता है रंग कैसा है, उसके गुण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, या वो कितना है, नंबर्स। ठीक है, वो कैसा है। जब आपको कैसा है उसका जवाब मिले, मतलब वो उसका विशेषण हुआ। और हमेशा एडजेक्टिव नाउन के साथ ही उपयोग में आता है। जैसे ब्लैक टी शर्ट, रेड रोज, है ना, तो वो कलर बता रहे हैं। नाइस गर्ल मतलब बहुत अच्छी लड़की, इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो ये उस लड़के की, उस लड़की की, या उस टी शर्ट की, या उस फूल की एक विशेषता बताते हैं, तो एडजेक्टिव कह जाते हैं। अभी एडजेक्टिव के अंदर आप शायद थर्ड स्टैंडर्ड तक तो हम एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन फोर्थ फिफ्थ सिक्स में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आती है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपको पता है? किसी को पता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? नहीं मैम। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है? एक होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब जैसे हम बोलते हैं ये अच्छा है ना, इट इज गुड, दिस पेन इज गुड। सिंपल सी बात है। लेकिन जब मेरे हाथ में दो पेन होंगे और इस दो में से मैं बता रही हूँ कि ये ज्यादा अच्छा है, तो मैं बोलूंगी दिस वन इज बेटर, है ना। जब दो के बीच में कंपैरिजन होती है तो सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री। तो एक शब्द है गुड, उसके कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर। दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये। तो ये बेटर। और मेरे पास पांच पेन है, उसमें सबसे अच्छा पेन ये चलता है, तो मैं बोलूंगी दिस इज द बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों एडजेक्टिव है, लेकिन तीनों की डिग्रीज अलग अलग है ना। गुड है वो पॉजिटिव है, बेटर है वो कंपैरेटिव और बेस्ट है वो सुपरलेटिव है, वो सबसे बढ़िया है ना। दिस इज बैड, दिस इज वर्स, दिस इज वर्स्ट। ये गंदा है, ये इन दोनों में ये ज्यादा बुरा है, और ये सबसे बुरा है। ठीक है, ये अच्छा है, ये इन दोनों में ज्यादा अच्छा है, और ये सबसे अच्छा। तो ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होता है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो वहां पे पीछे ईआर लगता है या मोर लगता है ना। इट इज ब्यूटीफुल, दैट इज मोर ब्यूटीफुल, दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव के साथ मोस्ट लगता है। ठीक है, तो ईआर और ईएसटी, इस तरह से भी इसको पहचाना जा सकता है। एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती है। ठीक है, ये यदि आप बड़े क्लास पढ़ाएंगे या जब इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एडजेक्टिव इस तरह से अलग अलग आ सकते हैं। तो एडजेक्टिव विशेषण। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब कोई बताएगा क्या होती है? मैम क्रिया क्रिया विशेषण। विशेषण। सॉरी? क्रिया विशेषण। क्रिया, जी बिल्कुल। एडवर्ब जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे, कुछ जोड़े। क्रिया जो हो रही वो कैसे हो रही है ना। तो आई एम राइटिंग फास्ट, मैं कैसे लिख रही हूँ? मैं फास्ट लिख रही हूँ। ही इज राइटिंग स्लो, वो धीरे लिख रहा है। शी इज राइटिंग नीटली, वो सफाई से लिख रही है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले एडवर्ब। ठीक है, जनरली बहुत सारे नाउन या बहुत सारे एडजेक्टिव के अंदर पीछे जब एल वाई लगाया जाता है तो वो एडवर्ब हो जाते हैं, है ना। नाइस, नाइसली, नाइस जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसमें पीछे एल वाई लग जाएगा नाइसली, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हम एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा के एडवर्ब बना सकते हैं। किसका उपयोग कहाँ हो रहा है उसके हिसाब से वो पार्ट ऑफ वो स्पीच होगा। ठीक है, एडवर्ब समझ में आया सबको? एडवर्ब सबको सभी जने समझ आ नोट गया? करते यस और नो? जाएंगे, जो मैम बता रही है उनको नोटबुक पे नोट करते जाइएगा।
देखिए ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, जो इसमें लिखा है उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रही हूँ उसको जिस तरह से आप समझ रहे हैं आप उसको नोट्स लिखते जाइएगा शॉर्ट फॉर्म में, है ना, जिससे आपको समझ में आए कि हमने क्या डिस्कस किया था। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए अभी हम नेक्स्ट पे चलेंगे। एडवर्ब क्लियर है सबको? एडवर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? मैम संबोधक के अव्यय ने कुछ इसी तरह होता है। जी, पोजीशन बताने वाले शब्द। पोजीशन किसकी बताएंगे? नाउन की या प्रोनाउन की? जो भी नाउन या प्रोनाउन है सेंटेंस के अंदर, उसकी पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ पर है ना। जैसे इन, ऑन, अंडर, बिसाइड। आई एम इन द रूम मतलब मैं इस कमरे में हूँ। ही इज आउट ऑफ द क्लास, वो क्लास के बाहर है। तो इन, आउट, ऑन, ये जो होते हैं सारे प्रीपोजिशन। पोजीशन वर्ड से याद समझ में आता है कि वो उसकी जगह बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन, हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का जिसके बारे में बात हो रही है, वो कहाँ पर है वो बताने वाले शब्द प्रेपोजिशन। ठीक है, जब आप बच्चों को सिखाते हैं प्रेपोजिशन, तब आप हमेशा एक काम करिए, कभी भी डायरेक्टली वर्ड्स मत बताइए। आप लोग उनको बच्चों को खिलाते हैं इन आउट गोला बना के, है ना, इन और आउट। तो ये बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये प्रेपोजिशन है और हम वो सीख रहे हैं। तो आप खेल की तरह बताइए। उसके बाद आप बच्चों को बता सकते हैं, दो हाथ उनके होते हैं उस पे, ऑन, अंडर, बिसाइड। अभी पेन लेके दो हाथ के बीच में बिटवीन। ठीक है, जो लग के नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, हवा में है, दूर है, तो अबोव, अंडर, ठीक है, या बिलो। तो इस तरह से आप उनको हाथों की एक्शन करके भी प्रेपोजिशन सिखा सकते हैं। और ये रेगुलर प्रैक्टिस में हफ्ते में एक या दो बार हाथों की प्रैक्टिस करके खेल खेल में बच्चों को प्रेपोजिशन सिखाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल्स। ए, एन और द, इन तीनों को आर्टिकल कहा जाता है। इसका उपयोग तो आपको पता होगा। ए का उपयोग कब होता है? ए, एन और द। ए का उपयोग कब करते हैं हम? दिस इज अ पेन। मैंने जो अ कहा वो एक्चुअली ये ए है। उसका उच्चारण जब सेंटेंस में होता है तो उसका उच्चारण अ होता है, ए नहीं होता है। दिस इज ए पेन नहीं, दिस इज अ पेन। ठीक है, एक जो अ है वो हम कहाँ पे उपयोग करते हैं? जब उसके बाद आने वाला नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, तब ए का उपयोग होता है। और एन का उपयोग तब होता है जब उसके बाद आने वाला नाउन वॉवेल से शुरू होता है ना। अ पेन, बट एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल, उसका मतलब होता है एक। इसका मतलब होता है एक, दोनों का ए और एन, उसका मतलब है दिस इज अ पेन मतलब ये एक पेन है। एंड दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। ठीक है, दोनों का मतलब अ होता है, एक होता है, लेकिन उच्चारण और उपयोग अलग अलग होता है। जब भी उच्चारण स्वर से होगा तब एन आएगा। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का स्पेलिंग यू से शुरू होता है, उसका उच्चारण अ है, तो एन अम्ब्रेला। लेकिन यूनिवर्सिटी तो अ यूनिवर्सिटी, एन नहीं। स्पेलिंग यू से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण क्या है? य, व्यंजन है उच्चारण। यूनिवर्सिटी तो एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, वो अ यूनिवर्सिटी होगा। तो ये वॉवेल है इसलिए नहीं, उच्चारण के हिसाब से इसका निर्णय होता है। इसलिए जब बच्चों, हम जनरली बच्चों को ये सिखाते हैं कि जब आपको आगे वॉवेल दिखे तो एन लिख देना, और जब कॉन्सोनेंट दिखे तो ए। नहीं, ये गलत है। उच्चारण करके देखिए, यूनिक य आ रहा है ना, तो उसके आगे वो नहीं आएगा। तो जहां पर उसका उच्चारण अ होता है, अम्ब्रेला, तभी एन आएगा। और यदि उसका उच्चारण यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, तो अ आएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है सबको?
तीसरा है द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब ये द का उच्चारण जब किसी विशेष की बात होती है, कोई एक ऐसा जो अकेला है तो उसके आगे द लगेगा। ठीक है, जैसे द इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, द इंडिया, द हिमालय, द सन क्योंकि सन एक है, सूरज दुनिया में एक है, हिमालय सारी दुनिया में एक है, द ताजमहल, ताजमहल सारी दुनिया में एक है। तो हम किसी एक स्पेशल की बात कर रहे हैं इसलिए द लगाएंगे, है ना। हम द रिवर नहीं बोलेंगे, हम द गंगा बोल सकते हैं। तो द का उपयोग किसी विशेष के साथ में होता है जो विशेष है। दूसरा उसका उपयोग कहाँ होता है, जब आप किसी एक स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। सामने 10 पेन रखी है, तो आप यदि बोल रहे हैं कि आई लाइक रेड पेन, गिव मी द पेन, है ना, तो मैं उस लाल पेन को मांग रही हूँ, उसका मैंने पहले ही उसके बारे में बातचीत कर ली, मेरी जो सेंटेंस है उसमें कंटिन्यूशन में चल रही हूँ। तो जब मैं किसी स्पेशल के बारे में बात कर रही हूँ, आगे सेंटेंस में उसका यदि मैंने जिक्र किया है, तब उसके आगे द लगेगा। द दो जगह लगता है जैसे मैंने पहले बताया, एक में, और जब किसी विशेष के बारे में बात चल रही है। जैसे देर आर मैनी डक्स, द ब्लैक डक इज ब्यूटीफुल, है ना। अभी बहुत सारे बतख है, लेकिन उसमें जो काली बतख है वो सुंदर लग रही है, तब वहां पे द ब्लैक डक यूज होगा क्योंकि हम किसी एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ये डेफिनेट चीजें, स्पेसिफिक चीजों के साथ ही उपयोग में आता है, हर जगह द का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? ए एन और द का कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो? जी मैम। जी, किसी को डाउट नहीं है ना कोई? नहीं। जब आप बच्चों को सिखाएंगे तब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करिएगा, तभी बच्चे हमेशा के लिए अच्छे से याद रखेंगे। जी नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है ना। एंड, तो आई लाइक कॉफी एंड टी, मुझे चाय भी पसंद है, मुझे कॉफी भी पसंद है। या हम कोई आता है तो पूछते हैं आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो या और, है ना। व्हाट विल यू टेक, टी और कॉफी। ठीक है, तो यट, फार, आफ्टर, वंस, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कंजक्शन। जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, वो कंजक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है दीज, दैट, दीज एंड दोज। THIS, दीज किसी एक चीज के लिए होता है, दीज इज अ पेन, ठीक है। एंड दीज आर पेन्स, THESE, दीज मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, जो पास में है तब THIS दीज एक के लिए, एक से ज्यादा के लिए THESE दीज। कोई चीज दूर है तो दैट इज अ पेन, कोई दूर पड़ी है चीज, दैट इज अ चेयर। ठीक है, एक है तो, और एक से ज्यादा है तो दोज आर चेयर्स। तो ये सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, ये शब्द है जिनका उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं। इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नजदीक है तो दीज, दूर है तो दैट, एक है तो THIS दीज, एक से ज्यादा है तो THESE दीज, दूर में एक है तो दैट और एक से ज्यादा है तो दोज। ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। जी, अभी पार्ट ऑफ स्पीच में एक और होता है WH क्वेश्चंस।
हमारे मोस्टली क्वेश्चन WH से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको WH क्वेश्चन भी कहा जाता है। प्रश्नवाचक या शब्द जिनसे प्रश्न बनते हैं। व्हाट मतलब क्या, तो उसका जवाब में किसी चीज का नाम आएगा। हु मतलब कौन, उसके जवाब में कोई व्यक्ति आएगा। वेयर मतलब कहाँ, उसके जवाब में कोई प्लेस जगह का नाम आएगा। व्हेन मतलब कब, तो उसके जवाब में समय आएगा। व्हाई मतलब क्यों, तो उसके जवाब में कारण आएगा, रीजन। हाउ मैनी मतलब ये क्वांटिटी बताता है, कितने। हाउ मच ये भी क्वांटिटी बताता है, कितने। 1 मिनट आप इसको देखिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। जी, हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी का उपयोग कब होता है, जब हम चीजों को गिन सकते हैं। और हाउ मच जब उसकी गिनती नहीं हो सकती है ना। हाउ मैनी मतलब जो गिन सकते हैं, जिसको काउंटेबल नाउन है ना। पेन को गिन सकते हैं, पेंसिल्स को गिन सकते हैं, लेकिन चावल तो हम दाने गिन के नहीं बता सकते हैं। दूध हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसकी, कितना दूध चाहिए, तो हाउ मच मिल्क डू यू वांट। और यदि कोई गिनने वाली चीज है तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट। ठीक है, तो हाउ मैनी और हाउ मच का डिफरेंस। हाउ मतलब कैसे, तो इसके जवाब में आएगा मेथड, तरीका बताना है। हाउ मतलब कैसे। हुज मतलब किसका, इसके जवाब में आएगा पोजीशन, मतलब ये किसका है, कौन इसका मालिक है या कौन इसको रखता है, किसकी चीज है ये। और विच मतलब कौन सा, तो इसके जवाब में आता है चॉइस, कि आपको ये चाहिए या वो, विच वन डू यू लाइक। ठीक है, ये इतने जो है WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इसकी जानकारी सभी बच्चों को होना चाहिए, और जब भी आप क्वेश्चन सिखाते हैं तो इसके सामने ये जो मैंने W के सामने मैंने आपको बताया कि इसके जवाब में क्या आना चाहिए, ये बच्चों को जरूर सिखाइए। क्योंकि अब जनरली बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रश्न समझ में नहीं आया, प्रश्न क्यों समझ में नहीं आया, उनको जवाब क्या देना है वो नहीं पता होता है। तो जब आगे उन्होंने पढ़ा कि हु, तो उनको पता होगा कि हमको यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम लिखना है। वेयर तो उनको पता है कि हमको जगह का नाम लिखना है। व्हेन तो पता है हमको समय लिखना है, कि कल, आज, सुबह, शाम, इस तारीख को। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन समझ में आएंगे तो उसके आंसर में क्या लिखना है वो समझ में आएगा, तो बच्चों के लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगी। तो जब भी आप क्वेश्चन सिखाते हैं उसके साथ में ये जरूर बताइए कि इसका जवाब में क्या आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, तभी अंग्रेजी इजी होती है बच्चों के लिए। ठीक है, सबको क्लियर है? जी मैम। जी जी मैम। जी। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद मैंने आपके लिए एक वर्ड गेम ढूंढी है, जिसको आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। वर्ड गेम इस तरीके से है, देखिए, पहले आप एक अक्षर लिख दीजिए। उस अक्षर के बाद क्या करना है, जैसे LINE लाइन लिखा, ठीक है, उस लाइन में से सिर्फ एक ही लेटर को चेंज करना है, किसी भी एक लेटर को चेंज करना है। तो L की जगह हमने F लिखा, तो LINE लाइन, उसके बाद FINE फाइन। ठीक है, अभी उसके बाद वाले में फिर एक लेटर को चेंज करना है और नया शब्द बनाना है, तो N की जगह V कर दिया, FIVE 5। ठीक है, FIVE 5 के बाद F को चेंज करके D लिखा। तो ये एक मतलब एक ही लेटर को चेंज करके नए शब्द। बच्चों की यदि वोकेबलरी, बच्चों की डिक्शनरी आपको बढ़ानी है, बच्चों को शब्दों का ज्ञान बढ़ाना है, तो इस तरह के गेम आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इससे बच्चे बहुत सारे नए नए शब्द सीखेंगे, उनके मतलब सीखेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे। ठीक है, दूसरा भी मैंने लिया है, जैसे टाइम, लाइम, लाइक, बाइक,
फेक, केक, इसके नीचे आप कैसे बढ़ सकते हैं, कोई बताएगा? केक के बाद आप क्या बनाएंगे? बताइए, केक के आपको चेंज करके आप कौन सा लेटर चेंज करेंगे तो नया शब्द बनेगा? मैम BACK। नहीं, CAKE है, इसमें एक ही लेटर चेंज करना है, किसी बी भी हो एक लेटर सकता को। है BAKE। सर पी लगा मैम, पी लगा BAKE सकते हैं। ऊपर है, टेक हो BAKE है, जाएगा उसी मैम, का टेक। केक किया है। पी पी टेक। चेंज कर सकते हैं, पी सी के जगह पी कर सकते हैं। PAKE सी पेक क्या के होता जगह है? टी भी लगा सकते हैं और एफ भी लगा टेक लिख सकते हैं। सकते हैं मैम, केक टेक। जी, और टेक, TAKE टेक लगा सकते हैं, FAKE फेक लगा सकते हैं, लगा बिल्कुल। सकते हैं जी जी मैम। मैम। अभी TAKE टेक लिखा हमने, उसके बाद सपोज इसके आगे मैंने TAKE लेक भी टेक हो लिखा, सकते हैं मैम। अभी टेक को कैसे चेंज करेंगे? TAKE को आगे चेंज कैसे करेंगे, बताइए? जो पहला सी है उसको हम हटा के टी कर देंगे तो टेक हो जाएगा मैम। हाँ, टेक हो गया। बैक भी कर सकते हैं मैम। टेक के बैक। बाद वाला शब्द क्या आएगा? अगला अगर हम बैक। F लगा देंगे तो उसमें फेक आ जाएगा। ठीक है, फेक हटाकर को फिर कैसे चेंज कर सकते हैं? फिर टी को हटाकर हम फेक बना सकते हैं, उसमें एफ लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, F लिख लिया हमने, FAKE फेक लिखा, अभी फेक को बदलिए, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। अभी फेक को बदलिए, बैक। फेक को इसको हम बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? उसमें हम आप सी को चारों में हटा से के, कोई भी बदल सकते हैं। हाँ मैम, इसमें सी का हटाकर हम एम भी लिख सकते हैं। जी ठीक है, C को हटा के M भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फेक पर पहुंच गए थे। ठीक है, MAKE मेक लिखा, फिर अभी बाकी 3 लेटर को भी बदल सकते हैं आप। टी कर सकते हैं मैम, हाँ, टी D, जैसे। जी मैम। कहाँ पर D? टी से टी MAKE, मैम। MAKE मेक है, तो आप उसको चेंज, सपोज हम इसके आगे चले, हमने TAKE टेक लिखा, FAKE फेक लिखा, MAKE मेक लिखा, अभी हम आगे क्या कर सकते हैं? MADE मेड कर सकते हैं, है ना? फिर उसको FAD, GATE गेट कर सकते हैं मैम। बिल्कुल। ये हेट भी कर बहुत सकते लंबा हैं चल मैम। सकता है, बहुत सारे शब्द चल सकते हैं, तो इस गेम हेट को भी क्लास कर में सकते जरूर हैं। खेलिएगा बच्चों के साथ। सबको समझ में आ गया गेम? जी मैम। बहुत बहुत लंबा चल सकता है, काफी सारे लेटर हम बदल सकते हैं और बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, जी आप मैम। बच्चों के साथ जरूर खेलिएगा इस गेम को। जी मैम, जरूर खेलेंगे। जी मैम जरूर खेलेंगे। मैन भी बना सकते हैं। सॉरी, क्या मैम बना बोल सकते? रहे हैं कि जैसे जैसे मैट है तो वहाँ डी के जगह भी MANE होता है ना, मैन जिस। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी जी मैम। बिल्कुल हो सकता, जी जी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है खेल, बिल्कुल हो सकता है। इससे क्या होगा, जब हम इस तरीके से मतलब खेल के तरीके से बताएंगे तो बच्चे बहुत सारे शब्दों को सीख जाएंगे, बहुत सारे नए शब्द बच्चे आराम से सीख जाएंगे। जी बिल्कुल। नीरज जी अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है टेंसेस। आपको कितने लोगों को 12 के 12 टेंस आते हैं? बारह टेंस पता है? यस और नो? प्लीज जवाब नहीं दीजिए। मैम। 12 में कुछ कुछ नहीं जानते हैं मैम। ठीक है,
मैं आज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। जी देखिए, मैम। पहले तो बेसिकली 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंपल, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम पीछे, मैं आपको हिंदी की पहचान बताती हूँ, उससे आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। हम जब भी हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसमें पीछे ता है, ती है, ते है आता है ना, जैसे सूरज उगता है, हवा चलती है ना, वो गाती है, वो लिखता है, जिसपे पीछे ता है, ती है, ते है आता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक रोज की बात है, ये ऐसा जनरली होता है ना। मैं स्कूल जाती हूँ, हम खाना खाते हैं, वो गाना गाता है, बच्चा खेलता है, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसकी पहचान है था, थी, थे, है ना। मैं स्कूल गई थी, वो घर आया था, बच्चे खेले थे, हम मिले थे, है ना, था, थी, थे, ये सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें पीछे गा, गी, गे, है ना, सिंपल सेंटेंस, हम जाएंगे, वो आएंगे, वो खेलेगा, वो देगा, वो लेगी, ठीक है, तो ये सारा सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट, आपको जो लेफ्ट साइड मैंने दिया है वो वाक्य की रचना कैसे होगी इस टेंस की, वो लिखा है। और एक उदाहरण के साथ आपको राइट हैंड साइड पे मैंने 12 के 12 टेंस का एक सेंटेंस लेके उदाहरण वाला एक पूरा पिक्चर दिया हुआ है, ताकि आपको ये 12 के सेंटेंस की क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है, आई गो टू स्कूल, आई लाइक मैंगो, आई राइट लेटर, ठीक है, ही राइट्स लेटर। अभी इसमें क्या होता है, आई, वी, यू, मैंने अभी आपको जो प्रोनाउन वाला बताया था ना, उसको दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, उन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, ठीक है। लेकिन ही, शी और इट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, है ना। ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज कबड्डी, इट प्लेज द सॉन्ग, इट मतलब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं कि भाई ये मोबाइल गाना बजाता है, तो इट प्लेज द सॉन्ग, तो वहां पे प्ले, ठीक है, प्लेज आएगा। और जब इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनेगा, अभी मैंने आपको एक और कंसेप्ट दिया था हेल्पिंग वर्ब का, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो हमको काल बताता है कि कौन सा टेंस है, टेंस बताता है। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू या डज, है ना। डू जब आई, वी, यू या दे, एक से ज्यादा लोगों की बात होती है, वहां पे डू लगता है। मीन्स आई डोंट राइट, वी डोंट राइट, यू डोंट राइट, बट ही डज नॉट राइट, ही, शी, इट के साथ डज लगेगा, जिसमें हमने पीछे एस लगाया था उसमें डज लगेगा, और जिसमें हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये यूज किया था उसमें डू लगेगा, है ना। आई डोंट नो, ही डजंट नो, शी डजंट नो, इट डजंट वर्क, ये काम नहीं करती है, ये पेन चलती है नहीं, इट डजंट वर्क, ठीक है। तो ये डज, डू और डज जो है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, है ना। जैसे मैं गई, वो गया, हम जाना को गया बोलते रहे, है ना। तो वैसे ही अंग्रेजी में सेकंड फॉर्म जो होता है उसमें गो का वेंट हो जाता है, डू का डिड हो जाता है, तो यहाँ पे डिड आएगा, ठीक है। तो इसकी एचवी भी क्या है, डिड। तो यहाँ पे जब नेगेटिव बनेगा या क्वेश्चन बनेगा तो हम सिंपल पास्ट टेंस में डिड का उपयोग करेंगे। डिड आया मतलब ये पास्ट की बात है, पुरानी बात हो रही है। तो आई डिड नॉट राइट होमवर्क, मैंने होमवर्क नहीं लिखा, तो आई डिड नॉट राइट होमवर्क। आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, कांच मैंने नहीं तोड़ा, तो आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन आई ब्रोक द ग्लास, मैंने कांच तोड़ा। आई रोट द होमवर्क, मैंने होमवर्क लिखा।
तो जब डिड आएगा तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब पास्ट टेंस की बात हो रही है और डिड नहीं आ रहा है तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्लियर? I wrote, I did not write. I broke, I did not break. I spoke, मैंने बोला. I did not speak, मैंने नहीं बोला. I gave, मैंने दिया. I did not give, मैंने नहीं दिया. ठीक है? Did you give, क्या आपने दिया? Did you write, क्या आपने लिखा? Did you listen, क्या आपने सुना? ये सिंपल पास्ट टेंस, इसमें did का उपयोग होता है. अभी सिंपल फ्यूचर, इसके अंदर will और shall का उपयोग होता है. will, I will, you will, he will, she will, it will. shall जो होता है वो सिर्फ I और we के साथ उपयोग होता है, बाकी सबके साथ हम will उपयोग करेंगे ना. I shall go to school, मतलब मैं स्कूल जाऊंगी. I shall write the story, मैं स्टोरी लिखूंगी. We shall meet tomorrow, हम कल मिलेंगे. ठीक है? तो we के साथ shall, I के साथ shall, and he will come tomorrow, she will play football, तो वो करेगी. ठीक है? ये सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. कंसेप्ट क्लियर है सबको? समझ आ गया? सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. जी मैम. ठीक है. अभी हम दूसरा टेंस है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस यानी चालू. ठीक है? चालू मतलब कोई भी काम, क्रिया है वो चल रही है, चालू है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज, एम और आर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 होती है, इज, एम और आर. अभी इज का उपयोग ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ होता है. आर का उपयोग वी, यू, दे या मैनी वर्ड, प्लूरल वर्ड के साथ होता है. और एम का उपयोग आई के साथ होता है. ठीक है? एम का उपयोग आई के साथ होता है. ठीक है? इज, एम और आर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की एचवी है, और इसके अंदर वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग होता है. मतलब आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ. यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं. ही इज लिसनिंग, वो सुन रहा है. शी इज राइटिंग, वो लिख रही है. ठीक है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. अभी मैंने आपको कहा था कि मैंने जो आई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको जब भी आपको टेंस सिखाना है वो लिख दीजिए, और किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लिख दीजिए. आप हर एक टेंस का नाम लिख के इस तरह से अलग लिखिए, तो बच्चों को भी इजीली याद रहेगा, आपको भी बताना इजी हो जाएगा. ठीक है? आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर या चिल्ड्रन आर, बर्ड्स आर. ठीक है? अभी पास्ट के अंदर जहां पे इज और एम का उपयोग हो रहा है वहां पे वॉज होगा. आई वॉज टीचिंग, कल यदि मैं बात करूं आपके कि कल मैं पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग. यू वर लर्निंग, तो जहां आर आता है वहां पे वर, जहां पे इज और एम आता है वहां पे वॉज. बाकी सब सेम, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, है ना. आई वॉज टीचिंग, यू वर लर्निंग, ही वॉज लिसनिंग, शी वॉज राइटिंग, वो सुन रही थी, वो लिख रहा था, मैं पढ़ा रही थी, आप सीख रहे थे. ठीक है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर विल के साथ बी, बीई, बी जोड़ा जाएगा. आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी. यू विल बी लर्निंग, आप सीख रहे होंगे. ही विल बी लिसनिंग, वो सुन रहा होगा. शी विल बी राइटिंग, वो लिख रही होगी. मतलब ये क्रिया चालू होगी. आप किसी से पूछे कि मैं शाम को घर आऊं, तो बोले नहीं नहीं, मैं तो क्लास में पढ़ रही होंगी, मेरा वेबिनार है, मैं वेबिनार अटेंड कर रही होंगी.
तो आई विल बी अटेंडिंग वेबिनार, है ना। कोई आपसे दोपहर में बात करे कि मैं शाम को घर आऊं, हम मिलेंगे, तो आप बोलेंगे नो, आई विल बी अटेंडिंग वेबिनार, मैं वेबिनार अटेंड कर रही होंगी। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो ये फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस was और were। फ्यूचर कंटिन्यूअस will be और shall be। क्लियर है? 6 टेंस क्लियर है सबको? यस और नो? जी मैम। कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? अभी तीसरा टेंस है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब क्या? किसी भी काम का जब खत्म हो जाना बताता है ना। जैसे मैं कुछ लिख रही हूँ और आप पूछे आप लिख रहे हैं, तो मैं बोलूँ नहीं मेरा हो गया, मीन्स नो, आई हैव रिटन, है ना। आप और लेंगे खाना, नहीं मेरा खाना हो गया, खत्म। तो किसी काम का पूर्ण होना बताता है, किसी काम का पूरा होना बताता है, परफेक्ट होना बताता है, वो परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैव और हैज का उपयोग होता है। अभी हैव आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हैव होगा, और ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हैज का उपयोग होगा। ठीक है। I have finished my homework. We have finished our classwork. You have finished your lunch. He has written his work. She has completed the homework. ठीक है। यहाँ पर have has का जब उपयोग होता है तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप लगता है ना, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है। शी हैज गॉन टू स्कूल मतलब वो स्कूल जा चुकी है। गो, वेंट, गॉन। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चली गई। शी हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है ना, खत्म हो चुका है वो काम। ठीक है। कोई बात नहीं मधु जी। तो परफेक्ट टेंस जो हो चुका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैव और हैज का उपयोग होगा। ठीक है। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस, कल ऐसा हुआ था, मतलब कल मैं 5 बजे घर आया था, तब मैं घर जा चुका था। तो आई हैड गॉन टू होम एट 5 o'clock। जब आप 5 बजे आए तब तक तो मैं निकल गया था, घर पहुंच चुका था। ठीक है। तो आप मुझसे स्कूल में मिलना है, मैं आपको नहीं मिला क्योंकि मैं घर पहुंच चुका था। तो कोई क्रिया जो पहले पास्ट में किसी समय को बता रहे हैं, उसके पहले ही खत्म हो चुकी थी। आप जब आए तब तक तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था। When you came, I had finished my work। तो यहाँ पे एक ही है सबके लिए, हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। I had completed my work when you came। जब आप आए तब मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी। He had finished his homework before the टीवी सीरियल, कि टीवी सीरियल शुरू होने से पहले उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट में ये काम पूरा हो चुका है। अभी वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव, है ना, विल हैव, शैल हैव। तो मैं शाम को 5 बजे आऊंगा, तो तब तक तो हम निकल चुके होंगे, आप जब आएंगे तो कोई नहीं मिलेगा। तो वी विल हैव लेफ्ट द स्कूल। हम 5 बजे स्कूल छोड़ चुके होंगे जब आप आएंगे, तो वी विल हैव लेफ्ट द स्कूल एट 5 o'clock व्हेन यू विल कम। तो आपके आने का मतलब नहीं है। ठीक है। तो कोई क्रिया जो भविष्य में कंप्लीट हो चुकी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 7 o'clock। मैं अपना काम 7 बजे पहले खत्म कर चुका होऊंगा। क्लियर है परफेक्ट टेंस सबको? समझ आ रहा है? जी मैम। जैसे आप समझ रहे वैसे ही बच्चों को समझाइएगा।
क्योंकि आपको अभी यदि कोई परेशानी आए और आपको यदि कोई तरीका समझ में आया तो वो बच्चों को समझाने के लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अभी हमारा लास्ट 3 टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी परफेक्ट मतलब जो हो चुका है, कंटिन्यूअस होने के बाद भी चालू है। अभी ये पूर्ण और चालू दोनों कैसे होगा? तो कोई काम हम बहुत टाइम पहले किया लेकिन अभी भी चालू है। मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रही हूँ, मतलब 2 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था लेकिन अभी भी पढ़ा रही हूँ। तो ये काम मेरे यहाँ पे स्कूल को ज्वाइन करना काम हो चुका है लेकिन अभी भी मैं ज्वाइन हूँ। मैं इस घर में 10 साल से रह रही हूँ, मैं इस शहर में 5 साल से रह रही हूँ। ठीक है, तो आई हैव बीन, हैव और हैज वाला रूल सेम जैसा परफेक्ट में था, लेकिन इसके साथ में बी डबल एन बीन यूज करेंगे और इसमें पीछे टाइम ऐड होगा। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 years, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लास्ट 5 minutes, मैं पिछले 5 मिनट से इंतजार कर रही हूँ, है ना। ही हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से खत लिख रहा है या होमवर्क कर रहा है। तो हैज बीन और इसमें पीछे समय आएगा। तो ये पूर्ण भी है लेकिन चालू भी है, मतलब 2 बजे से उसने लिखना शुरू किया था, वो अभी भी लिख रहा है। तो ही हैज बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से लिख रहा है। तो हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी लगेगा, लेकिन इसमें वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। बीन प्लस आईएनजी और प्लस टाइम उसके साथ ऐड होगा। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जैसे परफेक्ट के अंदर हैड लिया था वो रहेगा और कंटिन्यूअस में जैसे आईएनजी लगाया वो रहेगा। तो ही हैड बीन स्टेइंग देयर फॉर 5 years, वो वहां पे 5 सालों से रह रहा था। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस वक्त जब हुआ तब वो उसके पहले से वहां पे था। ठीक है, द चाइल्ड हैड बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, बच्चा का तब वहां पे आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो हैड परफेक्ट टेंस का और वर्ब के साथ आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस की, तो ये बनता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर क्या होगा? विल हैव बीन और आईएनजी। ठीक है, वी विल हैव बीन राइटिंग द स्टोरी टू अप टू 10 o'clock, कल हम रात को 10 बजे तक कहानी ही लिख रहे होंगे, है ना। हमारा वेबिनार 9:30 बजे खत्म होएगा। आपसे कोई पूछे मैं 9 बजे आ जाऊं तो नो, वी विल हैव बीन, वी शैल हैव बीन अटेंडिंग वेबिनार अप टू 9:30, हम 9:30 बजे तक वेबिनार अटेंड कर रहे होंगे। तो आप 9 बजे आओगे तो हम आपको नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको नहीं भी समझ आता है आप इसका वीडियो फिर से ओपन करके देखिएगा, क्योंकि 12 टेंस है। एक बार यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत इजी है। और यदि आप ये 12 टेंस सीख जाते हैं कि कौन से शब्द का उपयोग कब करना है, हेल्पिंग वर्ब कब उपयोग करना है, ये तो 50% इंग्लिश आपको आ गई। यदि ये 12 टेंस आपको याद हो गए और आपके बोलने में आ गए, जुबान पे आ गए, उपयोग कर सकते हैं आप बिना सोचे, तो आपको 50% इंग्लिश आ गई, ये समझ लीजिए। क्योंकि यहीं पे गलती होती है, यही ये सेंटेंस बोलना आ गया तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, कभी भी आपको कहीं पे भी बोलने में डर नहीं लगेगा। इसलिए इस 12 टेंस की प्रैक्टिस आप जितनी कर सके, आप जितने वाक्य ज्यादा बना सके, आप बच्चों के साथ जब भी बच्चों को सिखाते हैं तो उनको बोलना सिखाइएगा। टेंस तब तक नहीं आते हैं जब तक आप उसको बोलते नहीं है। लिखकर टेंस नहीं सीखे जाते, नियमों को लिखकर सीखा नहीं जाता है। यदि इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको इन टेंस को बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको ये 12 टेंस समझ में आ गए तो इसके लिए एक और गेम है, मैंने इसके आगे लिया है, मैं आपको बताऊंगी। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, ये कुछ है कि आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं। ये आपके लिए कि आप बच्चों को कोई जब एक टेंस सिखाते हैं तो उसको याद रखवाना है तो कैसे रखवाना है। तो आप इस तरह के बच्चों से चार्ट या शीट पे आप बड़े से चार्ट पेपर बना के क्लास में चिपका सकते हैं, तो रोज सामने देखकर बच्चे याद रख सकते हैं।
ये डू और डज किसके साथ क्या आएगा उसका चार्ट है, और राइट साइड में वो उसके सेंटेंस के साथ डू और डज का चार्ट है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव और क्वेश्चन कैसे बनेगा उसका चार्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके अंदर यही कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। फर्स्ट वाला है जो इज-एम-आर वाला, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद फ्यूचर टेंस, है ना। तो आप इस तरह के चार्ट्स बना के क्लास में लगा सकते हैं, उसके ऊपर टेंस का नाम लिख सकते हैं, तो बच्चों को आराम से याद हो जाएगा कि हमको किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। ये जो हमने 12 टेंस अभी पढ़े उसकी हेल्पिंग वर्ब को कैसे याद करवाना बच्चों को। मैंने आपको 12 टेंस एक साथ बताया क्योंकि आप कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, आप सीख सकते हैं, लेकिन बच्चे इतना सारा एक साथ नहीं सीख सकते। तो जब भी आप एक जो टेंस सिखा रहे हैं उसका इस तरह से चार्ट बनाकर बोर्ड पर लगा कर रखिए, तो ये बच्चों को आसान हो जाता है याद रखने के लिए और बोलने के लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये एक सेंटेंस मेकिंग गेम है। नीरज जी यदि थोड़ा सा इसको जूम कर सकें। द कैट रैन, मतलब बिल्ली दौड़ी। अभी इसी एक सेंटेंस को हम किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, हमने जितने पार्ट ऑफ स्पीच सीखे उनका उपयोग करके। तो अभी कैट कैसी है तो हम उसके लिए बता सकते हैं द ब्लैक कैट रैन, है ना। तो हमने उसमें एडजेक्टिव जोड़ दिया। कैसे दौड़ी, क्विकली, एडवर्ब जोड़ दिया। टू अ ट्री, पीछे से ऑब्जेक्ट जोड़ दिया और दूसरे नाउन लगा दिए। द ब्लैक कैट रैन क्विकली टू अ ट्री, काली बिल्ली तेज दौड़ के झाड़ के पास पहुंची। देन द मीन ब्लैक कैट, अभी एक और एडजेक्टिव की मतलबी काली बिल्ली रैन क्विकली टू अ ट्री टू कैच अ बर्ड, क्यों दौड़ी वो, एक पंछी को पकड़ने के लिए। अभी इसको और लंबा कर सकते हैं। द मीन ब्लैक कैट रैन क्विकली टू अ ट्री टू कैच अ लवली बर्ड, बर्ड में फिर एडजेक्टिव लगाया, कैसा बर्ड है, लवली बर्ड। अभी वो क्यों पकड़ रही है उसको, फॉर लंच ऑन मंडे, उसको अपने मंडे को अपना दोपहर का भोजन बनाने के लिए वो दौड़कर वहां गई। ठीक है, तो ये एक ही सेंटेंस को आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब चीजें जोड़कर कैसे लंबा कर सकते हैं, आप ये बच्चों के साथ खेल खेल सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस बनाया, एंड लगा के, ऑन लगा के, टू लगा के, और उसको लंबा किया। कितनी ज्यादा चीजें आप उसमें उपयोग में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का सेंटेंस बिल्डिंग पावर बढ़ता है, वो वाक्य बनाना सीखते हैं और उसको बोलना भी सीखते हैं। ठीक है। इसके बाद शायद मैंने एक्टिव पैसिव लिया था, लेकिन अभी आज बहुत हो गया है, मैं इसको यहीं पे खत्म कर रही हूँ। फिर किसी टाइम पे हम एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बारे में बात कर सकते हैं। आज टेंस बहुत ज्यादा हैवी हुआ आप सबको, मुझे पता है, लेकिन फिर भी टाइम कम है। आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, एक तो आज ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको नहीं पता था, आपने नया सीखा, वो मुझे बताइए। और यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सरिता राज जी मैम, जी। आज हम नया सीखे हैं जो एक शब्द से हम दूसरा शब्द भी बना सकते हैं। जी जैसे जी मैम, और ये हमको नहीं पता था कि छोटा शब्द से भी लंबा हम ये दा, इस सब से हम जोड़ के लंबा शब्द हम बना सकें। सेंटेंस, जी बिल्कुल, जी बड़ा मैम, ये हमको जानकारी नहीं। जी जी मैम, सरिता हमको ये समझ में आया। जी मैम। जी, ठीक है। किसी चीज में कोई डाउट तो नहीं है, टेंसेस समझ आ गए। जी मैम। जी, धन्यवाद सरिता जी। सुशीला मुर्मू। हेलो मैम। जी सुशीला जी। जी मैम, हम WH क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे मैम बच्चों लोग को, और जी बिल्कुल। वो वही अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया मैम।
बढ़िया। बात वो जो बाद वाला बताए मैम, वो उस टाइम तो नेटवर्क भाग रहा था ना, अच्छा से नहीं सुन पाए मैम। जी जो लेटर चेंज करना है वो गेम नहीं समझ आया ऐसा? जी, गेम तक समझ में आया था और उसके हाँ, बाद गेम तक समझ में आया था और उसके बाद से नेटवर्क भागने लगा ना, तो समझ में नहीं आया। तो क्या नहीं समझ आया आपको? जैसे मैम टेंस वाला, 12 टेंस वाला बताए ना, हाँ जी। जी वही वाला। देखिए टेंस मैं समझ सकती हूँ एक्चुअली। थोड़ा मुश्किल होता है। आपको कितने टेंस समझ में आए? सिंपल टेंस समझ में आ गए? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर समझ आ गया? जी यदि आपको सिंपल भी समझ आया, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप वीडियो ऑन करके फिर कंटिन्यूस टेंस पे आइएगा। जब कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस हो जाए फिर आप परफेक्ट पे जाइएगा। आप एक एक करके बढ़िएगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। मुझे पता है एक्चुअली हमारे पास टाइम कम है और मुझे आपको काफी सारी चीजें बताना है, इसलिए और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हम नेक्स्ट टाइम पे सिर्फ टेंसेस के लिए फिर से एक बार कर सकते हैं डिस्कशन। ठीक है? जी मैम। जी मैम। हेलो मैम। हाँ जी। जी सावित्री जी। मैम हम आर्टिकल बताएंगे, ए एंड द का प्रयोग। जी जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक। ए का मतलब, ए का हिंदी में आ बोलेंगे। हाँ जी। बढ़िया। और सरिता जी, और ऐसा क्या था जो आपको नहीं आता था और आज आप सीखे हैं? हम वर्ड गेम सीखे मैम। जी लाइन, फाइन, फाइव, जी डाइव जी। जी बिल्कुल। और टेंस सीखे। टेंस सीखे। जी बिल्कुल। ठीक है, सेंटेंस की प्रैक्टिस आप खुद भी करिएगा, तभी आप बच्चों को करवा पाएंगे। जी मैम। जी धन्यवाद सावित्री जी। गुड़िया कुमारी। नमस्ते मैम। गेम। नमस्ते। गुड़िया जी, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आपकी आवाज शायद क्लियर हो जाए। बच्चों को सिखाएंगे वर्ड्स गेम। ठीक है। हेलो। मैं कि हम सिखाएंगे वर्ड्स, हम बच्चों को एक ही वर्ड से वर्ड जी बनाने के लिए। जी बिल्कुल। सिर्फ सिर्फ मतलब आगे वाला अक्षर दूसरा कर ही करेंगे हाँ जी। और फिर जी बिल्कुल। बढ़िया। और एन कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दा कहाँ लगता है, मतलब जी 3 4 5। हाँ, 3 को सिखाएंगे। जी आर्टिकल सिखाएंगे बिल्कुल। ठीक है। जी धन्यवाद गुड़िया जी। थैंक यू। यशोदा देवी। जी मैम। मैम हम टेंस सिखाएंगे। ओके। हेलो हाँ जी। मैम। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी वेरी मैम। गुड। और इस तरह फिर पास्ट और फ्यूचर का भी मतलब धीरे धीरे सिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। आपने अच्छे से समझ लिए सारे टेंस, बहुत बढ़िया। जी मैम। जी धन्यवाद यशोदा जी। नीरा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हमको पहले पता था कि टेंस 3 प्रकार के ही होते हैं, आज हमको पता चला कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं।
जी जी मैम, और हमको ये पता चला कि प्रीपोजिशन जो है आप सिखाएं, प्रीपोजिशन वो हाथों से एक्शन करके हमको बताना है अपने हाथों से। बढ़िया और जी ये पता चला कि वर्ड गेम जो आप बताएं उसमें एक ही जी लेटर है तो उसमें चेंज कर करके बताना है। जी लाइन है जी तो फिर एल के जगह में दूसरा वर्ड यूज कर सकते हाँ हैं, जी और जी जी दूसरा फिर आई के जगह में भी एन के जगह, इस तरह से करके हम बच्चों को जी सिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नीरा जी, धन्यवाद। जी नाम धनकिशोर लिखा है लेकिन शायद ज्वाइन किसी और ने किया है। आप अपना नाम भी बताइए। हीरा कुमारी जहाजपुर है। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। मेरा मोबाइल खराब हो गया मैम, इसीलिए उसमें नहीं जुड़ पाए थे। कोई बात नहीं, जी बताइए। आपने क्या नया सीखा आज? मैम नया तो सीखे कि पहले तो पता था कि नाउन 3 प्रकार का होता है, अभी तो 12 प्रकार का पता चला। टेंसेस। 10। और जी बच्चा को सिखाएंगे, वर्ड गेम सिखाएंगे। जी जी, आपको समझ आ गया, क्लियर है सारा कंसेप्ट? थोड़ा थोड़ा डाउट है कहीं कहीं। ठीक है, यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं अभी डाउट, या फिर आप इसका वीडियो देखकर भी डाउट क्लियर कर सकती हैं, ठीक है? जी मैम। जी धन्यवाद। नीता कुमारी। मैम जय जिनेन्द्र। मैम हम टेंस बताएंगे बच्चों को। हम पहले से भी तो पढ़े थे टेंस मैम, लेकिन भूल गए थे, लेकिन आप फिर से आप दिलवा दिए। तो हम चलो 12 बढ़िया। प्रकार का 2 साल छूट गए तो भूल गए थे, तो आप फिर से आप दिलवा दिए। टेंस बताएंगे और फिर जो बताए ना आप की वर्ड लेटर्स, वो वाला गेम भी बताएंगे। एक ही अलग अलग अक्षर से बनाने बोलेंगे बच्चे सबको। जी जी बढ़िया नीता जी, धन्यवाद। मीना देवी बेड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हमको सबसे अच्छा लगा मैम कि वर्ड गेम जो है मैम, हम लोग जो जिसमें पढ़ते थे उसमें हम लोग एक ही टेंशन बनाते थे कि एक ही शब्द से खेलते जाते थे वर्ड। लेकिन आज हमको सबसे अच्छा लगा मैम कि एक वर्ड से ही 4 वर्ड बनाना है। तो हाँ वही जी सबसे अच्छा हमको लगा कि सीखने को मौका मिला आज। और बच्चों को टेंस बताएंगे मैम। ठीक है, बहुत जी बढ़िया मीना जी, धन्यवाद। वीणा हेम्ब्रम। हेलो मैम। जी वीणा जी। जी मैम, सबसे पहले हम बच्चों को शुरू से सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे बच्चों सबको। जो आप बताए थे ना, जैसे फोनिक साउंड के बारे में, उससे पहले हम शुरुआत कर चुके हैं। अब धीरे धीरे बच्चों को जो अभी अब बताए बहुत सारी चीजों के बारे में, और बहुत सारी नई जानकारी भी दी, जो मुझे कुछ पहले बहुत कुछ आती भी थी और कुछ नहीं आती थी। जब आप बताए तो उससे और भी मुझे नई जानकारी मिली उन सभी के बारे में। और मैं बच्चों को इन सभी चीजों को बताने का प्रयास करूंगी। और जाहिर है कि बच्चे शुरुआत में जल्दी सब एक बार में नहीं सीखेंगे, तो हम बच्चे को धीरे धीरे सिखाएंगे। जी जितना आप बताए थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में, हाँ एडजेक्टिव जी में से, और वर्ड गेम के बारे में, हमको लगता है ये बच्चों के बीच बहुत ही ज्यादा, मतलब खेल खेल में सीखने की चीजें हैं। वो बच्चे बहुत जी अधिक जल्दी पकड़ सकते हैं। तो इनके बारे में जी मैं बच्चों को बताऊंगी। जी और उन लोगों को मैं रोजाना बोलती भी हूँ कि वो घर में जाकर भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हाँ उससे, जी और मैं आके उन लोग का होमवर्क में चेक भी करती हूँ कि वो क्या सीखे क्या नहीं, उनके बारे में हाँ, दोहराने के लिए भी बोलती हूँ। ठीक है मैम, इसी तरह मैं बच्चों जी को और करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद मैम। बिल्कुल वीणा जी, बहुत बढ़िया।
मैंने एक्चुअली आज जैसे हम गागर में सागर समाने की कोशिश की है। हमारा इसमें चला है इंग्लिश, पर हमने ऑलमोस्ट 1 से 7 7 साल का 8 साल का इंग्लिश हमने 2 ही वेबिनार में कंप्लीट किया है। आप लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से कैच किया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद मीना जी। बबीता कुमारी। बबीता जी। जी मैम। जी मैम। गेम बताएंगे मैम, जैसे शब्दों से जोड़ के ठीक है। बोला बताएंगे, अपन टेंस बताएंगे, सबसे अच्छा वही लगा। ये और नया क्या था आपके लिए आज? नया था गेम मैम, जो एक वर्ड से हम बनाएंगे, जैसे लाइन, ये सब फैक्ट कैट, इसके बारे में बताएंगे। जी ये सब जी नया था मैम। जी। और उतना टेंस मेरा जानकारी नहीं है मैम, क्या बोलेंगे, धीरे धीरे सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आया ना? जी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आ जाएगा। जी। जी। मंजू वो तो सीख कुमारी। रहे हैं मैम, हम भी इंग्लिश पूरा सीखेंगे। जी बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ थोड़ा आप सब इंग्लिश लोग हम फर्राटे से अंग्रेजी बोले। यदि आज के 12 नहीं टेंस की मैम, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम थोड़ा इंग्लिश कम जानते हैं, लेकिन धीरे शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, फिर से नहीं सीखेंगे। नहीं, आप कम जानते थे, आज आपने सारा बेसिक इंग्लिश सीख लिया है। आज जितना इंग्लिश आपने पिछली बार और आज जी जितना मैम। इंग्लिश सीखा है, यदि आप उसको बोलना सीख जाएं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं और आसानी से मुंह पे आता है, इतना बोलना सीख जाएं, तो आपको 50-60% इंग्लिश आ गया है। सिर्फ अभी किसको चीज को क्या बोलना है, वो शब्दों का भंडोर आपको बड़ा करना है और कुछ नहीं। आप 50-60% इंग्लिश सीख चुके हैं, आप कॉन्फिडेंस लाइए। आप यदि इतना बोलना सीख जाते हैं जितना सीखा है आज, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा अंग्रेजी बोलना। जी मैम, एकदम पूरा कोशिश करेंगे, बिल्कुल। एकदम अपना पूरा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। बिल्कुल, जहां तकलीफ हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैम। जी बबीता जी, धन्यवाद। मंजू कुमारी। जी मैम। जी मंजू जी। हम तो पूरा ही सब जानते थे, हमको इसमें तो नया लगा गेम ही। जैसे वर्ड के मतलब बदलना है जी मीनिंग को, तो उसको उसमें कैसे बदलना, ये तो यही हमको बेस्ट लगा। और ये सब तो हम जानते हैं, टेंस वगैरह सारा ही सब कुछ मेरे पहले से हमको कंप्लीट है। और चलो फिर बढ़िया, आपका आता एक भी है। रिवीजन हो गया, इसीलिए आप सारे आंसर दे पा रही थे। जी मैम। और फिर ये ताजा हो गया, पहले पढ़े थे तो अब पूरा मतलब और ताजा ही हो गया, समझिए। जी, मतलब फिर रिवाइज जो हो गया एक बार, रिवीजन, सब फिर हाँ से याद हो गया। हाँ, फिर जो मतलब पीछे होते जा रहा था वो फिर से ताजा हो गया। जी सब जी मंजू। हम शुरू से ही करवा रहे हैं बच्चा को। फिर ये जो हम यहाँ तक पॉनिस वाला वर्ड तक पहुंचे थे, फिर ये आगे लेटर वर्ड, स्लाइड वर्ड, ये सब हम बताते जाएंगे, नाउन प्रोनाउन, ये सब जी सारा बच्चा को बताते जाएंगे। जी मैम, थैंक जी यू। जी धन्यवाद। जहां तक मुझे लगता है मैंने सबसे बात कर ली। अभी मुझे एक पूछना है, अभी नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार आएगा, उसमें आप टॉपिक क्या चाहते हैं? अभी जैसे मैंने इंग्लिश को लिया, वैसे ही क्या मैं मैथ्स और ईएनवी को ले लूं, या हम कोई और टॉपिक चेंज करें? प्लीज बताइए। विनय जी। मैम थोड़ा मैथ भी बता दीजिएगा, ठीक है। ताकि TLM वगैरह में मदद आ जाए, TLM अनुसार। ठीक है। मैम हाँ जी। बोल रहे कि हिंदी और मैथ ले लीजिए। हिंदी तो मुझे लगता है आप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में कुछ एक तरीके, ठीक है मैं हिंदी भी लेती हूँ, कुछ एक नए तरीके जिससे सिखा सके, कुछ अलग TLM में कुछ अलग कोई तरीका होगा तो वो मैं जरूर। वैसे तो आप सबकी हिंदी बहुत अच्छी है, कंसेप्ट तो आपके सबके क्लियर है, लेकिन पढ़ाने के लिए नए तरीके तो ठीक है, चलिए मैं उसको भी लेती हूँ।
और कोई? मैम जैसे मैम नमस्कार मैम। नमस्कार विनय जी। सभी आपका कोई रह गया तो आप एक बार ले ले, फिर हम बोल लेंगे मैम। सॉरी? आप अपनी बात को रख ले, फिर हम बोलेंगे। नहीं ठीक है, मैं बाकी लोगों से पूछ रही थी, और किसी का कोई है टॉपिक? मैथ्स ले लें, पर्यावरण ले लें, हिंदी ले लें, ठीक है? जी विनय जी बोलिए। मैम जैसे विजिट पे हम जब भी जाते हैं तो प्राय शिक्षक को देखते हैं कि मतलब ग्रामर से कुछ भी नहीं बताते, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो चाहे इंग्लिश व्याकरण हो। वो जैसे इंग्लिश में इंग्लिश का तो थोड़ा सा यहाँ का क्या मतलब, लगभग इस इलाका का थोड़ा इंग्लिश वीक है, मतलब झारखंड में हाँ जी। कह सकते हैं। मतलब पीटाड़ शायद ही में हमारे स्कूल में हमारे शिक्षक कुछ एक होंगे जिनको इंग्लिश थोड़ा प्रॉपर आता होगा, बट ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। जब ये हमने सामना किया है, क्योंकि पिछले 2007 से हम परियोजना से जुड़े हैं, और जब जी भी परियोजना का फोकस रहा है तो इंग्लिश प्रशिक्षण पे हमेशा रहा है। उस जी हिसाब से मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश का थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक लेने से बेटर रहेगा। ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं कर सकेंगे, रीजन ये है कि चाहने से ही सब कुछ होता है। वर्ड जी पावर बढ़ा बिल्कुल लेंगे तो इंग्लिश इंग्लिश वर्ड पावर बढ़ा लेंगे तो इंग्लिश, और ग्रामर बिल्कुल। जान जाएंगे तो इंग्लिश उतना भी हार्ड नहीं लगेगा। जी क्या है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो 6 स्टैंडर्ड से इंग्लिश था। ओहो। 6 क्लास से हम लोग दिस इज ए कैट दिस इज ए बैट पढ़े हैं। 1 2 3 4 5 तक हम लोग इंग्लिश पढ़े ही नहीं। ओके। तो इसलिए थोड़ा सा हम फिर लोग का ज्यादा इंग्लिश परेशानी इंग्लिश होती है। कमजोर है। हाँ। जी। और उस लेकिन अब समय बच्चों को, अब आपके स्कूल में बच्चों में को कौन से क्लास से शुरू करते हैं? अब तो नर्सरी से शुरू हो जाता है मैम इंग्लिश। बढ़िया। ये सीबीएसई बोर्ड वगैरह जब से आया ना, एनसीईआरटी वगैरह जब से आ गया, तब से मतलब नर्सरी से चालू हो गया। जी केजी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में भी केजी क्लास चलने लगा, तो उसमें भी इंग्लिश आ गया। जी पहले से बदलाव आया स्कूलों में भी, और जी इसमें बिल्कुल। जो पैटर्न चलता है वो उसमें भी बदलाव आया। जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे इंग्लिश पे थोड़ा सा, इंग्लिश को साइड, मतलब हर एक इंग्लिश को बीच बीच में लेने से ठीक रहेगा। ठीक है विनय जी, मैं थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश के लिए भी काम करूंगी। अभी मैंने जी मैम। पिछली बार और आज मिला के बेसिक ग्रामर जितना हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं वो लगभग जी मैम। सारा सिखा दिया है। बहुत थोड़ा जी कुछ मैम। बच आज गया है। पिछले 2 3 वेबिनार में हम जुड़ नहीं पाए, थोड़ा सा घर में थोड़ा काम चल रहा था, और कोई बात नहीं। दिन में थोड़ा सा टाइम उधर चला जाता था, तो थोड़ा सा नहीं जुड़ पाते थे। तो आज जो कोई बात क्लास हुआ हमको अच्छा लगा, और सराहनीय है कि अगर शिक्षक इस तरह का अनुसरण करते हैं आपकी बातों को, और अब इस तरह के वेबिनार में जुड़ करके कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो उनके साथ साथ आसपास के जो जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं बच्चे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित ही जी इसका परिणाम उनको बाद में भी मिलेगा। जब बच्चे कुछ सीख जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उनके जी माध्यम से लगेगा कि ना, जो कुछ भी हम इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानते हैं तो इन मैम का या जी सर का देन है कि हम इस मतलब बिल्कुल। आज कुछ जान रहे हैं। ये सब देखने को मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक शिक्षक देख रहे हैं कि 2 3 वेबिनार में देखते हैं, हर वेबिनार में एक ही चीज लिखते हैं, मैसेज कट रहा है, जुड़ रहा है, मतलब बार बार कट रहा है। तो मैं उन सब से भी निवेदन करूंगा कि मतलब जो है थोड़ा सा नेटवर्क आप एक बार देख लें, या इसमें हम मैसेज भी किए थे कि जूम ऐप जिसका अपडेट नहीं होगा उसके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने मैसेज भी किया था कि प्ले स्टोर में जाकर के आप जूम ऐप को अपडेट कर लें, जी ताकि उससे भी समस्या आती है, इसलिए हमने पहले ऐसा लिखा था। जी तो बिल्कुल। किसी का बहुत अच्छा आप जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और परिणाम तो मिलता ही है। परिणाम सामने जी से नहीं दिखता है, परिणाम तो दूसरों के माध्यम से मिलता है। जब आप कभी बिल्कुल। गांव में घूमेंगे, जैसे हम कभी जाते हैं, तो जी अभी रोज कम से कम 2 4 10 जने का फोन आता है कि सर आपका जो परियोजना काम कर रही है
उस परियोजना के माध्यम से मेरे गांव या मेरे कस्बे में, मेरे इलाके में नहीं होगा क्या? हम बोले सर देखिए ये तो हम नहीं कह सकते। जो हम लोग का लक्ष्य था इस बार का, वो 50 का था, उसमें से लगभग हम लोग पहुंच गए हैं। बाकी आपके मेरे कमेटी का क्या मतलब हमारे लिए आदेश रहेगा, उसके अनुसार हम आपको फिर सूचना कर पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारी परियोजना ने कुछ तो ऐसा, परियोजना ऐसा कुछ कार्य कर रही है जिससे आसपास क्या, मतलब हमको लगता है इस जिला में, आज तो धनबाद जिला से फोन आया था मेरे लिए। तो किसी स्कूल में वो आए थे, तो स्कूल के मैडम से हमको बात कराई कि सर आपके परियोजना की जो मैडम है उनसे हम आपका नंबर लिए, तो बहुत अच्छा लगा हमको। उनसे बात करके भी वो मैडम उनसे कुछ सवाल जवाब की होगी, तो अपने उस हिसाब से जवाब दी होगी, तो उनको अच्छा लगा होगा कुछ। निश्चित है कि कोई अगर ट्रेंड होकर के कोई काम करता है तो उनका चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे तो हर एक चीज उसका अच्छा ही होता है। बिल्कुल अनुशासन अनुशासन झलकता है उसमें। इससे पता चलता है कि परियोजना कम से कम इन 50 लोगों को तो कम से कम बदल दिया। ये हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। आपने जो हर एक सप्ताह, हर एक मतलब बीच बीच में इनको प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं और इनको लाभ मिल रहा है। विनय जी मैं आपको जी मैम। टोकूंगी इसमें, इस परियोजना को चलाने का श्रेय जैन शिक्षा समृद्धि का है। जी मैम, जी आपने हमेशा मार्गदर्शन किया है, हमेशा नेगेटिव चीज को दरकिनार करते हुए पॉजिटिव ही हम लोगों को दिखाया है। हम लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है वो आपने कभी नहीं दिखाया। यहाँ तक कि हम लोगों का जो रिजल्ट था, उनका वो रिजल्ट भी हम लोगों को नहीं बताया गया कि किस शिक्षक को कितना अंक मिला। इससे पता चलता है कि परियोजना चाहती है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव है उसको ही केवल बाहर निकाला जाए, नेगेटिव को हटा दिया जाए और पॉजिटिव आपके अंदर भरा जाए। तो ये उद्देश्य इसका है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, जैन शिक्षा नेगेटिव कुछ समृद्धि नहीं का। होता है, कहाँ जी कमी है मैम। उसको पूरा करना है, नेगेटिव कुछ नहीं जी होता मैम। है। हो सकता है हम साथ में चल रहे हैं, कोई 10 किलोमीटर चल ले, कोई 5 किलोमीटर चला, तो जो 5 किलोमीटर कम चला है उसको और आगे लाना है, और कोई बात नहीं है, नेगेटिव कुछ जी नहीं मैम। होता है। जी मैम। जी मैम। जी जी थैंक यू बिल्कुल मैम। विनय जी, धन्यवाद। विनय जी अभी इंग्लिश पे मैं ध्यान दूंगी, जैसे बाकी टीचर ने बोला दूसरे सब्जेक्ट, तो अगले 2 वीक और हम इसी लेसन को, सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक आप जो बताएंगे हम उस पर काम करेंगे। हेलो मैम। ठीक है जी नीरज जी। मैम। हाँ जी बोलिए। मैम हमको कोई पूछा था, जैसे एक पुलिस आया था इधर स्कूल तरफ, तो हमको पूछा, हम ड्रेस में थे तो पूछा कि कहाँ से है, तो हम बोले कि मधुबन से हैं। तो मधुबन से मतलब प्रकाश से नाम ले लिए, तो बोले कि हमको पूछने लगे, तो बोले कि टीएलएम का मतलब क्या होता है, तो हम बता दिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो वो हाँ बोले जी। कि, तो पूछे बोला आपको कौन, मतलब हमको कौन पढ़ाता है, तो हम बोले कि हमको ऑनलाइन क्लास होता है सप्ताह में, तो ऐसे करके बता दी। तब वो हमको बोले कि अपना मैम से पूछना कि एफएलएन का मतलब क्या होता है। एफएलएम? जी मैम। ठीक है, वो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, वो किसकी बात कर रहे हैं। फंडामेंटल, एफएलएन का फुल फॉर्म होता है मैम फंडामेंटल लर्निंग नीड्स। मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो मतलब बताने का जो आवश्यकता जो होती है, उसका ट्रेनिंग के बाद चल रहा है मैम। जैसे गवर्नमेंट, विनय जी आपकी आवाज कट रही है। गवर्नमेंट का ये ट्रेनिंग चल रहा है। आप स्कूल में टीएलएम वगैरह देख रहे हैं ना, हर एक तरह का हर एक स्कूल में जो मिल रहा है ना। हाँ हेलो? जी जी मैम। हाँ जी जी अभी जी आप विनय जी हर सुनाइए। एक स्कूल में आप देख रहे होंगे, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि शिक्षक टीएलएम वगैरह का जो यूज करते हैं वो एफएलएन का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और एफएलएन का किट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। और उस किट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी इनका जो सीआरसी होता है, जैसे इनका जो फील्ड विजिटर होता है, विद्यालय में जो विजिट करते हैं, उनसे मेरा बात हुआ था
तो हाँ उनका उनसे आधा घंटे करीब मेरा मीटिंग हुआ। तो हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि आखिर मान ले हम आप ही के स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में ही काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमारे शिक्षकों को भी एफएलएन का ट्रेनिंग दिया जाए। आखिर मान लिए बढ़िया। हम उस स्कूल में जहां आप एफएलएन का कार्य कर रहे हैं वहां हम भी कार्य कर रहे हैं। अगर मेरे टीचर भी एफएलएन की जानकारी हो जाएगा मेरे टीचरों को भी, तो वो भी आप जी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करेंगे, तो आपका जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। जी तो वो इसका ट्रेनिंग का बात चल रहा है। और स्थान या तो ब्लॉक ब्लॉक में होगा या तो फिर अपना परियोजना मतलब प्रकाश भवन के कैंपस में ही करवाने का विचार चल रहा है। ग्रेडिस का जो ट्रेनर है जो गवर्नमेंट जी। टीचर को ट्रेनिंग देते हैं वो आएंगे। अच्छा 2 दिन का ट्रेनिंग चलेगा। तो उसका हम बढ़िया लोग पूरा मतलब लगभग तय हो गया है। नया उसका बुक बढ़िया। आएगा, नया बुक आने का देरी है, उसके बाद ट्रेनिंग इन लोग का करा देंगे हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विनय जी। ये तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल में हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में जो चीजें चलती वो हमको नहीं पता होती है। गवर्नमेंट स्कूल में वो पूरा मतलब बच्चों के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है मैम। रियल जी में अगर जो ट्रेनिंग दिया जाता है गवर्नमेंट टीचर को, उसको अगर ढंग से वो ट्रेनिंग करे और स्कूल में आ जी उसके अनुसार अगर वो चले ना, तो मैम मेरे हिसाब से जो है ना मतलब हर एक बच्चा में वो क्वालिटी दिखेगा जो गवर्नमेंट जी अपने जिस उद्देश्य से गवर्नमेंट एफएलएन का वो लाया है किट वगैरह। जी। अच्छा जी, बिल्कुल और उम्मीद देख करते हैं कि ये हो। और देख लीजिएगा मैम, जब मेरे टीचर एफएलएन का ट्रेनिंग करेंगे ना, परियोजना हाँ के जो जी। शिक्षक एफएलएन का ट्रेनिंग करेंगे, उनका हाँ जो उद्देश्य है ना, जिन विद्यालय में अपने टीचर हैं उस स्कूल से जरूर उनको मिलेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल विनय कुमार जी, बिल्कुल जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया, आज मुझे भी एक नई चीज जानने को मिली, थैंक यू वेरी मच। चलिए टाइम बहुत हो गया है नीरज जी। नीरज जी प्लीज अनम्यूट करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे सभी पारस विद्या योजना ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का कि आज हमने अंग्रेजी के उन गूढ़ चीजों को समझा जो सामान्य भाषा में हमें उपयोग करने की आवश्यकता है, बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सुंदर शब्दों में मैम ने हमें बताया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो जो बातें मैम ने आपको बताई हैं उनको आपने सीखा है और अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर आप उसका उपयोग करेंगे। अभी आप देखेंगे कि 10 बजने को हैं और ये वेबिनार आधा घंटे और आगे बढ़ चुका है। तो किस लिए बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है कि आपके जो दिमाग में आपके जो डाउट हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें, या कोई ऐसी चीज है जो हमें डीपली बताने की आवश्यकता है, उसकी वजह से ये हमारा सेशन आगे बढ़ा है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हम समझते हैं कि समय अधिक होने के चलते आप लोग रिमूव हो जाते, लेकिन उस समय की अधिकता का कारण यही है। और नेक्स्ट टाइम से जब भी हमारा वेबिनार हो तो अपने मोबाइल की बैटरी जरूर आप फुल चार्ज करके रखें, जरूर अपने नेट को बचा के रखें, ताकि जो हमारा तारतम्य है वो बना रहे, क्योंकि समय हो चला है। और हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए एक मंगल भावना के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें।
बोले पारसनाथ भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रखों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ। जय जिनेन्द्र। शुभ जय सभी को। मैं